एंड वेलकम एवरीवन। अब तक हमने पिछली वीडियो में जो लास्ट वीडियो जो हमने किया था उसमें क्या देखा था कि फ्रांसीसियों का आगमन देखा था हमने भारत में। फिर हमने देखा कि किन परिस्थितियों में जब 1664 में फ्रांसीसियों ने अपनी एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी थी फ्रांस में। फिर 1668 में वो भारत में आए थे। फिर हमने देखा कि किस प्रकार उनके आगमन से तीन कर्नाटक युद्ध को उन्होंने जन्म दिया और किस प्रकार तीन कर्नाटक युद्ध उनके शासनकाल में उनके दौरान देखने को मिले। फिर हमने देखा था कि फ्रांसीसियों का पतन जो हुआ था किन कारणों की वजह से उनका पतन हुआ था। तो उसी को सीरीज़ को हम थोड़ा और कैरी फॉरवर्ड करेंगे और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। और आज हम देखने वाले हैं दो क्षेत्रीय रियासत जो हैं उनको देखने वाले हैं, हैदराबाद और कर्नाटक। ये दोनों जो क्षेत्रीय रियासत हैं ये एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा इंटरलिंक्ड है और रिलेटेड हैं, इसलिए इन दोनों रियासतों को मैं एक साथ बता रहा हूँ। इसके पीछे है कि जब पूरी लेक्चर समझ में ख़त्म हो जाएगी तो आप खुद समझ पाएंगे क्यों मैंने इन दोनों को एक साथ कराया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन दोनों की कहानियाँ जो हैं वो एक साथ एक समय पे चल रही होती हैं। तो आइए अब इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले इस कहानी की शुरुआत होती है, अगर मैं बात करूं तो हैदराबाद से शुरुआत होती है। हैदराबाद से शुरुआत होने के समय में उस वक्त जो मुग़ल साम्राज्य जो सम्राट थे उस वक्त उनका नाम था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो थे उस वक्त 1720 के करीब में थे। उस वक्त क्या थे, वो एक मुग़ल शासक के तौर पे गद्दी पे काबिज थे। और उस दौरान भारत में दो सैयद बंधुओं का क्या थे, उनका एक प्रचलन चल रहा था कि वो क्या करते थे कि मुग़ल सम्राट जो होते थे, मुग़ल शहंशाह जो थे, वो अपनी मर्ज़ी से उनको गद्दी पर बिठाते थे, बाद में राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करते थे। जब शहंशाह या बादशाह उनके मामलों से संतुष्ट नहीं होता था तो क्या करते थे कि अपर वाले राजा को मरवा देते थे और जूनियर को क्या करते कि नया शासन बना देते थे। इसकी शुरुआत हुई थी जो उत्तर मुग़ल काल में, मैं बताऊंगा आगे, कि फ़र्रुखसियार को सबसे पहले सैयद बंधुओं ने राजा बनाया था। फिर उसके बाद से जो रफ़ीक़ुद्दरजात एंड रफ़ीक़ुद्दौला को बनवाए थे। और उसके बाद जब आए थे मोहम्मद शाह, तो मोहम्मद शाह को लगा था कि नहीं, मेरे जो एंसेस्टर हैं, जो मेरे जो पूर्वज हैं, इनके साथ तो यही कर रहे हैं कि अपने मन से राजा बनवा रहे हैं, अनबन हो रही है, फिर उनको मरवा दे रहे हैं। यही कारण रहा था कि मोहम्मद शाह ने सैयद बंधुओं का था उनका कत्ल करवा दिया, उनको मरवा दिया। और इसमें जो अहम भूमिका जो निभाई थी उस इंसान का नाम था चिनकिलिच खां। इस चिनकिलिच खां को कई नामों से जाना जाता है। इसके चिनकिलिच खां को असफ जा प्रथम, असफ जा फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं और इसे निज़ामुल मुल्क के नाम से भी जानते हैं। तो जब 1720 में क्या किया कि ये सारी घटनाएं हुई, जब सैयद बंधुओं को मरवा दिया गया, तो 1720 में क्या हुआ कि मोहम्मद शाह ने इसे दक्कन के क्षेत्र का वायसराय बना दिया, इससे चिनकिलिच खां को। तो 1720 से लेकर 1722 तक उस दक्कन प्रांत का चिनकिलिच खां जो था वो वहाँ का वायसराय के पद पे था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1722 में क्या हुआ कि चिनकिलिच खां को मुग़ल सम्राट ने क्या किया, अपना वज़ीर बना दिया। चूँकि यही एक कारण था, यही एक टाइम था कि उस वक्त थे सआदत खान जो थे वह बनना चाहते थे इसके वज़ीर, मोहम्मद शाह के वज़ीर बनना चाहते थे। परंतु क्या किया कि इस चिनकिलिच खां को इस मोहम्मद शाह ने बनवा दिया, क्योंकि चिनकिलिच खां ने सैयद बंधुओं के कत्ल में उनके योगदान और इसकी अहम भूमिका उसमें रही थी, उनका साथ दिया था। तो यही एक दौर था। तब क्या किया कि सआदत खान ने इसी से गुस्सा होकर क्या किया था कि नादिर शाह को भारत में आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था, इसी गुस्से के कारण। परंतु क्या था वो हम उत्तर मुग़ल काल में देखेंगे जब नादिर शाह के बारे में पढ़ेंगे तब। फिर क्या हुआ कि इस चिनकिलिच खां को जब बनवाया, जब इन्होंने वज़ीर बना दिया 1722 में, तो जो उस वक्त चूँकि मुग़ल साम्राज्य काफ़ी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहा था, जो उसके एडमिनिस्ट्रेशन थे, जो उसके प्रशासनिक कार्य थे, वो थोड़ा उसमें कमी लग रही थी इस चिनकिलिच खां को और असफ जा को। तो जो चिनकिलिच खान था यह कुछ प्रशासनिक बदलाव लाना चाहता था, कुछ नए रूल्स, नए रिफॉर्म्स, नए चीज़ों को बदलाव में लाना चाहता था, ताकि जो मुग़ल सम्राट है, जो मुग़ल साम्राज्य है, यह एक मजबूत स्थिति में आ सके। परंतु क्या था कि ये जो मोहम्मद शाह था ना, ये इसको जानते ही है कि इसको रंगीला बादशाह के नाम से जानते थे, तो इसको कुछ खास उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा था, ठीक है। तो जो मोहम्मद शाह था इसको उससे कुछ खास फ़र्क पड़ नहीं रहा था। और
ये उनके दिए हुए प्रपोजल को, जितने भी प्रपोजल ये चिनकिलिच खान उसको देता था, जो नए रिफॉर्म्स, नए बदलाव को, वो नज़रअंदाज कर देता था। यही कारण था कि जो चिनकिलिच खान था ये धीरे धीरे क्या था, वो इस कार्य प्रशासन से और मुग़ल शहंशाह से थोड़ा फ्रस्ट्रेट और मतलब काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस और गुस्से में आने लग गया। और फिर क्या हुआ, 1724 में क्या किया कि इसने ना शिकार के बहाने क्या किया, उस प्रांत मुग़ल साम्राज्य, मुग़ल क्षेत्र को छोड़ करके और वापस दक्कन की तरफ ये चलने लग गया। क्योंकि इसका वो था कि यहाँ पे इसके मन की कोई बात तो हो नहीं रही। कहने को ये वज़ीर है यहाँ पे मुग़ल साम्राज्य में, एक प्रधानमंत्री है, पर इसकी बात कोई मान नहीं रहा। जो शहंशाह है वो बातें मान नहीं रहा और वो अपने मन के मतलब ही किया जा रहा है और चीज़ों को, नए रिफॉर्म्स, नए जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको लागू नहीं किया जा रहा। तो इसी कारण से परेशान होकर के चिनकिलिच खां क्या फिर दक्कन की तरफ पलायन कर गया, क्योंकि वहाँ का तो वायसराय था ही। तो उसने सोचा मैं दक्कन में जा कर के और अपने हिसाब से अब मैं वहाँ का साम्राज्य, अपनी जो प्रांत है दक्कन का दक्षिणी हिस्सा जो पड़ता है भारत का, उसको मैं चलाऊँगा। इसी दौरान जाते हुए क्या हुआ कि इसकी एक छोटी सी लड़ाई हो गई, जिसे कहा गया, इस लड़ाई को कहा गया सुकरखेड़ा का युद्ध के नाम से जाना गया। मतलब कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं थी, ये बहुत ही छोटी लड़ाई थी, सुकरखेड़ा का लड़ाई जिसे कहते हैं। ये हो गया जो चिनकिलिच खान था उसके बीच और मुवारिज़ खान के बीच। मुवारिज़ खान कौन था, तो उस वक्त 1724 में क्या था कि वह जो हैदराबाद था वहाँ का ही शासक हुआ करता था। यहाँ पे चिनकिलिच खान ने इस मुवारिज़ खान को हराया और एक स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना की, यहाँ पे नींव रखी थी। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपके सारे कॉन्सेप्ट अभी तक तो क्लियर हो चुके होंगे, क्योंकि चिनकिलिच खान मैंने बताया जिसे हम असफ जाह प्रथम के नाम से जानते हैं, जब ये निज़ाम बना तो इसने क्या किया, 1724 में निज़ामुल मुल्क की उपाधि हासिल करी। फिर क्या हुआ, जब ये 1722 से 24 तक क्या रहा था, ये वज़ीर रहा था मुग़ल सम्राट का। उस वक्त क्या हुआ था कि अपने मन कुछ इसके प्रस्ताव को मुग़ल सम्राट जो थे वो नज़रअंदाज कर रहे थे, जिसके कारण क्या थे, दक्कन की तरफ जब वापस जा रहा था तो उस वक्त इसकी एक छोटी सी लड़ाई हुई सुकरखेड़ा में, किसके खान, चिनकिलिच खान और मुवारिज़ खान के बीच में, जहाँ पे चिनकिलिच खान विजयी रहा था। और यहाँ के बाद क्या हुआ कि इसने एक स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना की, यहाँ पे नींव रखी थी। ये जो चिनकिलिच खान था ना, जिसे असफ जाह प्रथम या फिर हम निज़ामुल मुल्क के नाम से जानते हैं, तो ये क्या था, यह सभी धर्मों को मानता था। मतलब क्या था, मानने का यहाँ पे ये मतलब है कि वो हर धर्म को अपने हिसाब से जीने की अनुमति देता था। चूँकि यह जाति से मुस्लिम था, परंतु क्या था कि यह हिंदुओं के प्रति भी इसका जो व्यवहार था, जो भावना थी, वो उनसे कम नहीं थी। इसका उदाहरण देखने को मिलता है इतिहास में, एक नाम देखने को मिलता है जिनका नाम है पुराचंद। पुराचंद जो थे इस चिनकिलिच खान के दरबार में दीवान के पोस्ट पे, दीवान के पद पे उस टाइम पे थे। तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि वो कौन सा शासक है हैदराबाद का जिसके ने क्या किया था कि हिंदुओं को अपने दरबार में बराबर की महत्ता दी थी, और उसमें ये पुराचंद का नाम कभी कभी ऑप्शन में दे दिया जाता है। तो इससे कन्फ्यूज़ यहाँ पे नहीं होना है। यहाँ तक तो सब कुछ सही था। यह अपने हैदराबाद को क्या कर रहा था, एक बेहतर समाज, एक बेहतर जो क्षेत्र बनाने की कोशिश कर रहा था। परंतु उसी वक्त क्या चल रहा था कि भारत में मराठों का थोड़ा दबदबा बनाने की मराठा कोशिश कर रहे थे। वो अलग अलग हिस्सों में क्या था, लड़ाई लड़के अब जीत रहे थे। वही कारण था कि मराठों का जो एक प्रोविंस था उसमें एक शख्स देखने को मिला जिसका नाम था बाजीराव फर्स्ट, बाजीराव प्रथम के नाम से उसे हम जानते हैं। उसने इस चिनकिलिच खां से 2 लड़ाइयाँ लड़ी। पहली लड़ाई उसने लड़ी थी पालखेड़ा की लड़ाई, जिसे 1728 में कहा जाता है। इसमें भी क्या था, ये बाजीराव जीत गया था। और इसके 9 साल के बाद क्या हुआ था कि भोपाल में एक युद्ध देखने को मिला 1737 में। इस भोपाल के युद्ध में भी किसके बीच में देखने को मिला था, तो ये युद्ध देखने को मिला था आसिफ जाह प्रथम और बाजीराव फर्स्ट के बीच में देखने को मिला था, जिसमें बाजीराव क्या था कि वो विजयी हो गया था। अब यहाँ पे इस लड़ाई के बाद ना एक संधि हुई थी, जिसे कि संधि को नाम गया था दोरहा सराय की संधि के नाम से जाना जाता था। इसे 1738 में संधि को किया गया था। किसके बीच में, तो आसिफ जाह प्रथम और बाजीराव फर्स्ट के बीच में किया गया था। जिसमें इस संधि में क्या हुआ था कि बाजीराव प्रथम को इस लड़ाई जो क्या था, ये भोपाल का युद्ध लड़ने के बाद इसे मालवा और बुंदेलखंड का जो क्षेत्र था उसे आसिफ जाह ने दे दिया था अपने हैदराबाद में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। फिर आगे ये अपना काल करते रहते हैं और फिर एक समय आता है जब इनकी मृत्यु हो जाती है, वो है 1748। 1748 में आसिफ जाह फर्स्ट की मृत्यु हो जाती है। और वो मृत्यु के वक्त जब इनकी होती है, उस वक्त मृत्यु से कुछ समय पहले क्या करते हैं कि ये गद्दी पे बिठाते हैं, क्या, किसको, तो नासिर जंग को बिठाते हैं। नासिर जंग जो था यह इनका बेटा था।
नासिर जंग जो था 1748 से लेकर के 1750 तक क्या था, हैदराबाद का निज़ाम बन के रहा था। चूँकि अब यहाँ तक ये कहानी थी हैदराबाद की, इसने मैंने क्या किया कि अभी तक क्या एक पूरा पार्ट हैदराबाद की अब तक कहानी बताई। अब मैं बताने वाला हूँ कर्नाटक की कहानी। फिर उसके बाद हम देखेंगे किस प्रकार हैदराबाद और कर्नाटक एक दूसरे से रिलेटेड हैं, किस प्रकार इन दोनों का एक दूसरे में दखल अंदाजी चल रही है। फिर दूसरी तरफ क्या था, कर्नाटक था, एक रियासत था, क्षेत्रीय रियासत। इस कर्नाटक जो था ना, यह एक सूबा था मुगल के दक्षिणी हिस्से, मतलब मुगल का जो दक्कन का जो हिस्सा था मुगलों का, उसका एक सूबा था ये कर्नाटक। अभी कर्नाटक जो था ना, इसमें क्या था कि पहले मुगल, उसके नीचे आ गए थे निज़ाम जो हैदराबाद के होते हैं, फिर उसके नीचे आ गए हमारे कौन, डिप्टी गवर्नर जिसे हम नवाब कहते हैं। मतलब पहले मुगल सम्राट, फिर निज़ाम, फिर नवाब। मतलब ये कर्नाटक जो था यह किसके अंडर में आता था, तो ये हैदराबाद के निज़ाम के अंदर में आता था। तो जब क्या हुआ कि 1724 में चिनकिज खान ने एक स्वतंत्र हैदराबाद की जब निर्माण किया, तो इसी से प्रभावित होकर के क्या किया कि यहाँ पे एक शख्स बन के उठा जिसका नाम था सआदतुल्ला खान। सआदतुल्ला खान ने भी क्या किया कि इसी हैदराबाद के तर्ज पे ही इसने भी क्या किया कि कर्नाटक को एक इंडिपेंडेंट कर्नाटक, मतलब क्या था, एक स्वतंत्र कर्नाटक के तौर पे उभार दिया। और इसने अपने बेटे, अपने भतीजे जिसका नाम था दोस्त अली, उसको वहाँ का कर्नाटक का शासक बना दिया, उसने कर्नाटक का नवाब बना दिया। और यह बात क्या था, इसके लिए इसने हैदराबाद के निज़ाम से परमिशन, अनुमति नहीं ली थी। तो यहाँ से क्या होता है कि चूँकि पहले क्या था, हैदराबाद ने क्या किया, मुगलों से अपने आप को स्वतंत्र कराया, और इसने क्या किया कि इसने मुगलों से भी स्वतंत्र करा लिया खुद को, और हैदराबाद के निज़ाम से भी स्वतंत्र करा लिया। और इसके लिए क्या किया इस सआदतुल्ला खान ने कि हैदराबाद के निज़ाम से इसकी अनुमति नहीं ली कि मैंने जो शासक, जो नया नवाब नियुक्त किया है, जो अपॉइंट किया है इस कर्नाटक में, ये मैं अपने मन से कर रहा हूँ। कारण क्या हुआ कि यही एक समय था, यही एक दौर था कि जब क्या हुआ कि ये कर्नाटक और हैदराबाद में एक मनमुटाव, एक बिचो देखने को यहाँ मिलती है। इसी फैसले ने हैदराबाद और कर्नाटक का जो एक सपोर्ट था, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, उसने तोड़ दिया और इन दोनों के बीच में एक लड़ाई, एक संघर्ष देखने को मिलने लग गया। और इसी ने क्या किया कि कर्नाटक के इसी फैसले ने कर्नाटक के युद्ध को जन्म दिया। अब कहानी की बात करते हैं 1740 में क्या हुआ। 1740 में कर्नाटक में क्या हुआ कि उत्तराधिकार को लेकर के एक संघर्ष, एक मतलब क्या बोलते हैं, डिफरेंसेस देखने को मिले। यही वो दौर था जब फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों को यह मौका मिल गया कि भारत में राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने का। इससे पहले क्या था कि जो औरंगजेब नहीं, जो अंग्रेज़ थे और जो फ्रांसीसी थे, ये भारत के राजनीतिक मामलों में दखल अंदाजी अब तक इनकी नहीं हो पा रही थी। करना चाहते थे पर नहीं हो पा रही थी। परंतु क्या हुआ था, वो व्यापारिक मामलों में हस्तक्षेप किया करते थे। पर यह वो दौर था जब क्या हुआ कि इस 1740 में जो है, जब कर्नाटक में उत्तराधिकार को लेकर जब संघर्ष और जब विवाद छिड़ने लग गया, तो यहाँ पे दो गुटों का निर्माण हो गया। हैदराबाद और कर्नाटक में दो गुट बन गए, मतलब हैदराबाद में भी दो गुट बन गया और कर्नाटक में भी दो गुट मिल गया। और यहाँ पे क्या हुआ, जो फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों को एक मौका मिल गया, क्या था कि वो अब राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने का। और इसी कारण ने क्या हुआ कि 3 कर्नाटक युद्ध को जन्म दिया। हालांकि कर्नाटक युद्ध के बारे में जब मैं फ्रांसीसियों का आगमन जब बता रहा था, तो उसमें मैंने तीनों कर्नाटक युद्ध के बारे में बताया हुआ था। पर फिर भी इस लेक्चर में भी हम तीनों कर्नाटक युद्ध को देखेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे एक रिवीजन भी हो जाएगा, और साथ ही साथ इस बात जो मैं बताने वाला हूँ कर्नाटक युद्ध थोड़ा विस्तार में, थोड़ा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो इससे आपको जितने भी जो कॉन्सेप्ट पिछले लेक्चर में समझ में नहीं आए थे कर्नाटक युद्ध के संबंध में, वो अभी उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो ये जब देखने को मिला, उसी वक्त क्या हुआ था कि अब क्या था कि 1668 में फ्रांसीसी भारत में आए। उसी वक्त क्या था कि ब्रिटिशर्स जो थे अपना काम कर रहे थे और व्यापारिक अपना मुनाफा कमा रहे थे। इनके फ्रांसीसियों के आगमन से क्या था कि ब्रिटिशर्स खुश नहीं थे। और यूरोपियन देशों में क्या था कि ब्रिटिश और जो फ्रांसीसी थे, इन दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग, मतलब थोड़ी सी डिफरेंसेस, थोड़ी सी संघर्ष तो था, पर ये एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करते थे और एक सही तरह से अपने काम को अंजाम दिया करते थे। परंतु इस सब का जो था, ये जो मौका था, ये बदला कब, जब क्या हुआ था कि एक ब्रिटिश अधिकारी ने क्या किया कि फ्रांसीसी जहाज़ों को बंदी बना लिया, अपने कब्जे में ले लिया।
उस वक्त क्या था 1742 में फ्रांस जब फ्रांसीसी कंपनी भारत में थी, तो फ्रांसीसी कंपनी भारत में क्या था, एक डुप्ले नामक व्यक्ति को गवर्नर अपॉइंट किया था 1742 में। और उस वक्त जो डुप्ले था वो फ्रांसीसियों का सबसे काबिल, सबसे होनहार जो था वो गवर्नर के तौर पे उभरा था। जब ब्रिटिश अधिकारी ने फ्रांसीसियों के जहाज़ को जब कब्जा कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया, तो डुप्ले उससे बहुत नाराज़ हुआ। और उस डुप्ले ने क्या किया कि मॉरिशस में एक फ्रांसीसी गवर्नर बैठे हुए थे जिनका नाम था लाब्रूडोनेस। तो लाब्रूडोने को से उसने डुप्ले ने मदद मांगी कि देखिए जो अंग्रेज़ हैं इन्होंने हमारे जहाज़ों को कब्जा कर लिया है, क्योंकि इससे पहले तो वो नहीं ऐसा करते थे, अचानक से ऐसा क्यों किया इन लोगों ने। तो यही कारण तो मांगी। और लाब्रूडोने ने और जो ये थे डुप्ले थे, इन दोनों ने मिलकर क्या किया कि ब्रिटिशर्स पे आक्रमण कर दिया। जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उस पर हमला और आक्रमण करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे क्या हुआ कि जीतते जीतते मद्रास के क्षेत्र तक पहुंचते हैं। और मद्रास के क्षेत्र मतलब वहाँ तक पहुँचते हैं, तो वहाँ पे क्या हुआ कि और उस वक्त क्या था, मद्रास का जो हिस्सा था वो ब्रिटिश के अंदर, मतलब 1700 जब ये कर्नाटक का युद्ध छिड़ा हुआ था, मतलब कि अब बात करते हैं, मैं यहाँ से कहानी की शुरुआत हो चुकी है पहले कर्नाटक युद्ध के बारे में, जिसे हम फर्स्ट एंग्लो फ्रांसीसी वार भी कहते हैं। ये कब से कब को हुआ था, 1746 से 1748 के बीच में। ठीक है, ये जो मैं कहानी बता रहा हूँ ये सारे क्या है, प्रथम कर्नाटक युद्ध के कहानी के ही बारे में बता रहा हूँ। तो ये 2 सालों तक चला था, 1746 से 1748 तक ये कहानी चली हुई थी। और उसी वक्त क्या हुआ, इन लोगों ने आक्रमण कर दिया। और उसी वक्त क्या हुआ कि 1746 में क्या था, और 1740 में भी था कि मतलब 40 से लेकर 46 के बीच में क्या था कि ऑस्ट्रिया में भी उत्तराधिकार को लेकर के वहाँ पे संघर्ष और युद्ध वहाँ पे भी छिड़ा हुआ था। वहाँ पे भी जो ब्रिटिश और फ्रांसीसी थे वहाँ पे भी युद्ध छिड़ा हुआ था। यहाँ पे भी डिफरेंसेस क्रिएट होना भारत में भी शुरू हो गए। मतलब एक तरफ क्या था कि ऑस्ट्रेलिया में जो डिफरेंसेस को लेकर के, उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध छिड़ा हुआ है, और भारत में भी भारत और फ्रांसीसियों के बीच में एक युद्ध ने जन्म ले लिया। कारण क्या था कि ब्रिटिशर जो अधिकारी थे इन्होंने फ्रांसीसी जहाज़ों को कब्जा कर लिया। तो यहाँ पे जो डुप्ले थे उन्होंने फ्रांसीसी जो मॉरिशस में जो फ्रांसीसी गवर्नर थे लाब्रूडोनेस, उनसे उन्होंने मदद मांगी। और इन दोनों ने क्या किया, मिलकर मद्रास पे आक्रमण कर दिया। बढ़ते बढ़ते मद्रास तक पहुँचे। मद्रास में क्या था कि वो उस वक्त ब्रिटिशर्स के काल में, मतलब ब्रिटिशर्स के क्षेत्र में आता था और उन पर उनका कब्जा था। जब भी वहाँ पे पहुँचे तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, वो पहुँचे कर्नाटक के नवाब के पास। कर्नाटक के नवाब उस वक्त हुआ करते थे अनवरुद्दीन खान हुआ करते थे। तो अनवरुद्दीन खान को ने क्या किया कि फ्रांसीसियों में जो डुप्ले थे उनको कहा कि नहीं, आप यहाँ पे लड़ाई नहीं कीजिए, काफ़ी क्षति हो रही है, आप वापस चले जाइए यहाँ से। परंतु डुप्ले ने बात नहीं मानी और डुप्ले ने क्या किया कि एक प्रस्ताव दिया अनवरुद्दीन खान को कि ठीक है, हम वापस तो नहीं जा सकते, पर क्या करेंगे, हम मद्रास का जो हिस्सा है वो मद्रास जीतने के बाद ब्रिटिशर्स से हम उसको आपके हवाले कर देंगे। मतलब क्या था यहाँ पे कि हम ब्रिटिशर्स को यहाँ रहने नहीं देंगे इस मद्रास के क्षेत्र में, वो हिस्सा तो हम जीत लेंगे, परंतु वो अपने पास न रख करके हम क्या करेंगे, वो आपको अनवरुद्दीन खान को दे देंगे। अनवरुद्दीन खान इस प्रस्ताव से खुश हुआ और उसने लड़ाई जारी रखने की अनुमति दे दी। अब होता क्या है, यहाँ पे डुप्ले के नेतृत्व में क्या हुआ, मद्रास पे फ्रांसीसियों ने कब्जा कर लिया। और जब बात अनवरुद्दीन खान ने मांगी जब वो लौटाने की कि उसको मद्रास लौटा दिया जाए, तो यहाँ पे डुप्ले ने मना कर दिया। मतलब क्या था कि जो एग्रीमेंट, जो समझौता इन दोनों के बीच में हुआ था, डुप्ले ने जो था उसने इस समझौते को विरोध किया, उसको तोड़ा और कहा कि हाँ नहीं, अब हम मद्रास वापस नहीं करेंगे क्योंकि हमने जीत लिया है। तो यहाँ पे मद्रास को उन्होंने क्या किया, वापस नहीं किया। इससे क्या हुआ, अनवरुद्दीन खान जो था वह फ्रांसीसियों पे काफ़ी ज़्यादा, मतलब डुप्ले पे खासकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुआ और भड़का। बदले में क्या हुआ कि उसने एक अपने सेनापति हुआ करते थे जो उनका, तो उसने क्या किया कि ठीक है कि हाँ, जो इसने क्या किया, जो अनवरुद्दीन खान था उसने अपने एक सेनापति को 10,000 टुकड़ियों के नेतृत्व में क्या किया कि कहा कि तुम जाओ और फ्रांसीसियों पर आक्रमण कर दो, डुप्ले पे आक्रमण कर दो। और उस लड़ाई को कहा क्या गया इतिहास में, संत थोम की लड़ाई। संत थोम की लड़ाई किसके बीच में भी थी, तो जो अनवरुद्दीन के जो सेनापति थे उसके बीच में और डुप्ले के बीच में हुए थे। यहाँ पे क्या किया था कि फ्रांसीसियों ने जो नवाब, कर्नाटक के जो नवाब की जो सेना थी उनको पराजित कर दिया था। मतलब इस युद्ध में भी क्या था कि फ्रांसीसी विजयी रहे थे। ठीक है, और इस पूरे युद्ध का जो निचोड़ था वह एक संधि पे ख़त्म हुआ जिससे कहा गया एला सापल की संधि। वो संधि कब किया गया था, 1748 में इस संधि को किया गया। यहाँ पे क्या था कि फ्रांसीसी जो थे वो इसमें विजयी रहे थे।
फिर उसके 1 साल बाद ही क्या हुआ कि ये तो ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ा और भारत में भी थोड़े से डिफरेंसेस क्रिएट हुए, तो एक लड़ाई हुई, प्रथम कर्नाटक युद्ध देखने को मिला। अब दूसरी बार क्या हुआ कि भारत में हैदराबाद और कर्नाटक इन दोनों में क्या हुआ, उत्तराधिकार को लेकर के मतभेद शुरू हुए और यहाँ पे 2 गुटों का निर्माण हो गया, जिसके कारण क्या हुआ कि इस बार भारत में दूसरी बार एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध, एंग्लो फ्रेंच वार जो था वो देखने को मिला। वो था 1749 से लेकर के 1754 तक देखने को मिला। ठीक है, यहाँ तक हमें देखने को मिलता है। दूसरी फ्रांसीसी जो एंग्लो फ्रांसीसी वार थी ये हमें देखने को मिलती है। इसमें क्या हुआ कि अब मैं बात करता हूँ, इसको एक चार्ट से देखते हैं कि हाँ, एक तरफ है हैदराबाद, दूसरी तरफ है कर्नाटक। ठीक है, हैदराबाद में उस वक्त मौजूदा जो नवाब कौन थे, नासिर जंग थे, जिनको इन्होंने किसने बनाया था, आसिफ जाह प्रथम ने अपने बेटे को बनाया था। और एक थे मुजफ्फर जंग जो कि नवाब बनना चाहते थे। ये मुजफ्फर जंग जो थे ना, ये क्या थे कि आसिफ जाह की एक बेटी थी, उसके ये बेटे थे। मतलब क्या था कि यह नासिर जंग के क्या थे, भतीजे हुए एक तरह से बात की जाए तो इन दोनों में क्या था कि एक संघर्ष चल रहा था कि कौन हैदराबाद का निज़ाम बनेगा, क्योंकि ये निज़ाम पे थे और ये निज़ाम बनना चाहता था। दूसरी तरफ कर्नाटक में क्या था, चंदा साहब थे और अनवरुद्दीन खान थे। अनवरुद्दीन खान क्या थे, मौजूदा जो नवाब थे किसके, कर्नाटक के थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 गुटों का निर्माण हो गया, इनके बीच में और इनके बीच में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मुजफ्फर जंग और ये चंदा साहिब यहाँ पे मिल जाते हैं और इसका साथ किसने, कौन देता है, फ्रेंच ने दिया। मतलब फ्रांसीसी जो थे, जो उस पर डुप्ले उस पर गवर्नर थे, तो चंदा साहब और मुजफ्फर जंग को कंबाइन करके फ्रांसीसियों ने बोला कि आप मिल जाइए और इसने इसका साथ दिया। और ये जो नासिर जंग था और ये अनवरुद्दीन खान था, ये मिल जाते हैं और इनका साथ किसने दिया, ब्रिटिशर्स ने दिया। इनका साथ किसने दिया, ब्रिटिशर्स ने दिया। तो अब होता क्या है, इस दूसरे कर्नाटक युद्ध के दौरान 1749 में क्या हुआ, एक अम्बतूर की लड़ाई हुई। उस लड़ाई में होता क्या है, तो ये मुजफ्फर जंग और ये क्या थे, चंदा साहिब, इन दोनों ने क्या किया, मिल करके फ्रांसीसियों की मदद से अनवरुद्दीन खान पे आक्रमण कर दिया, जिससे क्या आ गया, अम्बतूर की लड़ाई कहा जाती है। ठीक है, इस युद्ध के दौरान क्या हुआ, इस अनवरुद्दीन खान की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद उस वक्त इसका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है मोहम्मद अली। मोहम्मद अली जो थे ये इस अनवरुद्दीन खान के बेटे थे। इसमें इस अम्बतूर की लड़ाई में क्या था कि ये अनवरुद्दीन खान की मृत्यु हो जाती है और मोहम्मद अली जो था इसका बेटा अनवरुद्दीन खान का, ये त्रिची के साइड भाग जाता है। ये त्रिची मतलब क्या होता है, भाग के चला जाता है। और चूंकि इस लड़ाई में जब ये दोनों जीते थे तो चंदा साहिब को क्या किया गया कि इस कर्नाटक का नया नवाब बना दिया गया। और चंदा साहब ने क्या किया कि अपनी राजधानी कहाँ बनाई, आरकुट में बनाई। आरकूट या आरकट के नाम से इसे जानते हैं। तो आरकूट में क्या किया, चंदा साहब ने अपनी राजधानी बनाई यहाँ पे नवाब बनने के बाद। अब फिर क्या हुआ कि फ्रांसीसियों ने कर्नाटक में अपनी सत्ता बनाने के बाद, क्योंकि क्या था कि चंदा साहब जो थे अब यहाँ पे कर्नाटक में नवाब बन गए और किसके मदद से, फ्रांसीसियों की मदद से बने थे। तो फ्रांसीसियों ने किया था कि हाँ ये ठीक है। तो अब दूसरी तरफ क्या हुआ कि यहाँ पे अब बारी आती है हैदराबाद पे मतलब बनने की। मौजूदा क्या था, नासिर जंग जो था वो उस वक्त निज़ाम था यहाँ पे। अब होता क्या है कि ये दोनों मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब फिर से फ्रांसीसियों की मदद से वापस आते हैं और इस नासिर जंग पे हमला करते हैं। एक लड़ाई होती है जिसमें नासिर जंग मारा जाता है और फिर क्या होता है कि मुजफ्फर जंग को यहाँ पे हैदराबाद का एक नया निज़ाम फ्रांसीसियों ने बना दिया। इन सारे घटनाओं से क्या हो रहा था कि उस वक्त जो ब्रिटिशर्स का जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव चाहता था कि मोहम्मद अली से हाथ मिला लेना और हाथ मिला करके चाहता था कि फ्रांसीसियों को मतलब खदेड़ दे। परंतु क्या था, जो फ्रांसीसी जो मोहम्मद अली था ये कहाँ पे था, त्रिची भाग गया था। त्रिची का जो क्षेत्र था वह इस चंदा साहब के अंदर में आता था, उसके मतलब कार्यभार और उसके प्रशासन के अंदर आता था। परंतु जो था ये त्रिची में एक किला था, त्रिची का किला वहाँ पे था, परंतु त्रिची का जो किला था वो मोहम्मद अली के अंदर आता था। तो रॉबर्ट क्लाइव जो था वो यहाँ से जाना चाहता था मोहम्मद अली को वापस लाने, संधि करने एक प्रस्ताव के साथ, ताकि वो फ्रांसीसियों पर आक्रमण कर सके। परंतु चंदा साहब के क्षेत्र में वो जा नहीं सकता था, क्योंकि चंदा साहब का क्या था कि यहाँ पर आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग थी और फ्रांसीसियों का भी सपोर्ट था। तो यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव ने एक डिप्लोमेटिक जो था एक तरीका अपनाया। उसने क्या किया कि इसके मुजफ्फर जंग की मदद से क्या किया कि इसने आरकुट पे क्या किया, हमला कर दिया। ठीक है, अब आरकुट पे जब राजधानी पे जब हमला किया तो चंदा साहब इस राजधानी को बचाने आए और उसी वक्त क्या किया कि इस मोहम्मद अली वहाँ से मौका मिला और
अंग्रेज़ों ने क्या किया, मोहम्मद अली को उस त्रिची से बाहर निकाल लिया। और अंग्रेज यहाँ पे क्या था कि अंग्रेज़ों ने इस आरकुट पे हमला किया और इसको पूरा काबिज कर लिया। इसे कहा गया, इस इवेंट को कहा जाता है इंग्लिश में सीज ऑफ आरकुट, मतलब आरकुट पे एक तरह से अचानक से हमला करना और कब्जा कर लेना। फिर क्या हुआ कि इस मोहम्मद अली को निकाला गया यहाँ से, और उस वक्त क्या किया गया कि क्या हुआ कि चंदा साहब के, अब अंग्रेज़ों और चंदा साहब के बीच और मोहम्मद अली के साथ में काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई, जिनमें से एक लड़ाई में क्या होता है कि चंदा साहब की मृत्यु हो जाती है और फिर मोहम्मद अली को इस कर्नाटक का नया नवाब बना दिया जाता है। कुछ समय के बाद क्या होता है कि इस मुजफ्फर जंग की भी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के बाद जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो क्या था कि इसकी जब मृत्यु होने के बाद क्या फ्रांसीसियों की मदद से था ये, तो क्या किया कि फ्रांसीसियों ने इस मुजफ्फर जंग की मृत्यु के बाद नया निज़ाम बनाया हैदराबाद का, और उसका नाम क्या दिया गया, उसका नाम था सलाबत खान। सलाबत खान था ना इस आसिफ जाह का एक दूसरा बेटा था, मतलब एक बेटा तो ये नासिर जंग हुए थे और एक और बेटा था इनका जिनका नाम था सलाबत खान। तो सलाबत खान को क्या किया, फ्रांसीसियों ने निज़ाम बना दिया हैदराबाद का, और बदले में क्या किया कि उस वक्त उससे 4 जो थे अमीर जो था ना, वो क्षेत्र और तटीय जो हिस्सा था उनसे ये ले लिया था इन फ्रांसीसियों ने। ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट जो होता है ना, कोरोमंडल का जो तट है कोस्ट, वहाँ पे अगल में 4 तो बहुत ही अमीर गांव और जो डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं वो हुआ करते थे, उसको क्या किया फ्रांसीसियों ने अपने कब्जे में ले लिया। और इस पूरी लड़ाई को अगर मैं बात करूँ तो ये थोड़ा सा इसका मिक्स्ड रिजल्ट रहा था, मतलब कि कौन जीता कौन हारा था ये तो बाद की बातें हैं। इस दूसरे जो कर्नाटक युद्ध में क्या था कि एक कुछ हिस्सों में अपना फ्रांसीसी भी जीते और कुछ हिस्सों में ये अंग्रेज भी जीते थे। और इस युद्ध की जो अंत हुई थी किस पे हुई थी, ये पौंडीचेरी की संधि पे हुई थी, जो कि 1754 में पौंडीचेरी की संधि हुई थी। उस संधि के दौरान क्या हुआ कि 2 घटनाएं घटी। एक तो जो डुप्ले जो फ्रांसीसी गवर्नर थे उनको हटा दिया गया और बदले में एक नए फ्रांसीसी गवर्नर को लाया गया, और साथ ही साथ एक और भी हुआ कि जो फ्रांसीसियों थे उनको एक संधि के दौरान कहा गया कि वो आज के बाद सिर्फ व्यापारिक मामले ही देखेंगे और राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया करेंगे। फिर क्या होता है कि तीसरी कर्नाटक युद्ध होती है, वो होती है 1758 से लेकर के, और कितने कब तक चलती है ये, लगभग 1763 तक चलती है, मतलब 1758 से लेकर के 1763 तक चलती है ये युद्ध। ठीक है, और उस युद्ध के दौरान क्या होता है कि ठीक है, तो अब तीसरी कर्नाटक युद्ध में होता है क्योंकि उस वक्त भी क्या, अब तक ये 2 लड़ाइयाँ जो हमने देखी थी इसमें क्या था, यूरोप मतलब फ्रांसीसियाँ जो थी और जो ये ब्रिटिश थे ये आमने सामने नहीं आ रहे थे। पहला जो युद्ध था वो तो मान लिया कि ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ा और थोड़ी सी मतभेद हुई तो इन दोनों ने आक्रमण किया। फिर दूसरा क्या था कि राजनीतिक मामलों से आमने सामने नहीं आए, बल्कि एक तरह से भारत में ही राजाओं को और निज़ाम और नवाब को साथ देकर के अपना काम निकलवाया इन दोनों ने। पर जो तीसरी लड़ाई जो हुई ना, ये हुई थी, इसको कहा गया जो जो इसको कहा गया थर्ड एंग्लो फ्रांसीसी जो वॉर हुआ, ये कब से कब हुआ था 1758 से लेकर के 63 तक। ठीक है, तो इसके दौरान क्या हुआ कि इसमें होता है क्या है कि ये अंग्रेज थे और फ्रांसीसी थे, इस बार बिल्कुल आमने सामने आ जाते हैं। और आमने सामने आने के बाद इन दोनों में एक होता है युद्ध होता है जिसे कहा गया वांडीवास का युद्ध, जो कब होता है 1760 में होता है। उस युद्ध में जो था, जो ब्रिटिश सेना था उसका नेतृत्व कर रहे थे सर आयरकुट कर रहे थे, और जो फ्रांसीसी सेना थी उसका नेतृत्व कर रहा था काउंट लाली। काउंट लाली फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कर रहा था, जिसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश सेना विजयी हुई थी पूरी तरह से, और यही वो दौर था जब क्या था फ्रांसीसियों का पूरी तरह से सफाया हो गया। और इस युद्ध की जो अंतिम जो थी वो पेरिस की संधि, जो कि कब हुई थी 1763-1764 में क्या था कि पेरिस की संधि हुई थी, जिसमें ये युद्ध की समाप्ति हुई। और उस वक्त क्या था, कुछ हिस्से जैसे कि पौंडीचेरी का हिस्सा था या कुछ हिस्से थे जो फ्रांसीसियों के रीजन में रहा था, बाकी हिस्से अंग्रेज अपने हिस्से में रख लिए और इनको राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अंग्रेजों ने अनुमति नहीं दी। और यही वो कारण था, दौर था जब क्या था भारत में फ्रांसीसियों का पूरी तरह से पतन हो जाता है। तो यहाँ तो मैंने, और किस कारणों से पतन हुआ था ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया हुआ था। तो इसको आपका जो आप चाहते हैं इसको देखना, इस पिछले लेक्चर, तो आई बटन पे आप क्लिक करके इसको वहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं। तो आज क्या था, हमने पूरा अब देखा हमने किस तरह के कर्नाटक और हैदराबाद दोनों किस तरह से रिलेटेड थे। दोनों ही क्षेत्रीय रियासत एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड थी, किस प्रकार से इन दोनों में घटी घटनाओं ने एक दूसरे को
क्या क्या फ़र्क दिया और दोनों पे क्या था, इसका क्या क्या प्रभाव पड़े हुए थे। यहाँ से क्या था कि ये क्षेत्रीय रियासत दोनों का जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया। अगली वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर मुगल काल के बारे में, फिर हम देखेंगे बंगाल का क्षेत्रीय रियासत, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, फिर अवध का क्षेत्र देखेंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए क्या था उसको फिर हम आगे कैरी ऑन करेंगे। अगर आपको ये आज का वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक किया कीजिए। इससे क्या हुआ कि हम और बेहतर वीडियो बनाएंगे और आपको एक और बेहतर लेक्चर डिलीवर करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। थैंक यू।